बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत के जो मामलात होते हैं उनका जो समझना होता है और मोहम्मदन लॉज़ के मुताबिक, उन पैराग्राफ्स के मुताबिक, उन सेक्शंस के मुताबिक और स्टेट लॉज़ के मुताबिक, इवन हमारे कोई कस्टमरी लॉज़ भी हैं, इन्होंने भी हमारे मामलात को, क्योंकि हम एक जिस तरह हमारा उर्दू मल्टी लैंग्वेज का जो है वो मजमूआ है, उनसे मिलकर बना है, इसी तरह हमारे जो कवानीन भी हैं और इवन जो हमारे मामलात भी हैं वो बहुत सारे कवानीन जो शरई भी हैं और कई गैर शरई भी हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं और इवन जो तकरीबन मेजॉरिटी तो कवानीन पाकिस्तान से बनने के पहले के ही हैं, जिनके पेश नज़र जो अब भी पाकिस्तान चल रहा है, जिनमें ये तरामीम होना इंतहाई ज़रूरी हैं, जिन तरामीम पे अलबत्ता कोई गौर नहीं किया गया। अब चूँकि शायद अब 26वीं के बाद 27वीं तरमीम की तरफ भी बात बढ़ रही है, लेकिन शायद ये मैटर ऐसा है कि इस पर भी तरमीम की ज़रूरत है और यकीनन ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हमारा टॉपिक विरासत का है। एक मसला जो बुनियादी तौर पर विरासत का बनता है वो उस वक्त बनता है, बाप की विरासत तो आसानी से मुंतकिल हो जाती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो लावल्द गया है, जिसकी कोई औलाद नहीं है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी विरासत की तकसीम पर कई दफ़ा पटवारियों से गलती हो जाती है, तहसीलदार से, रेवन्यू ऑफिसर से वो शेड्यूल जो है विरासत का उसके मुताबिक वो नहीं कर सकते। जिनमें 3-4 चीज़ें जो बुनियादी हैं वो ये हैं कि एक बात तो ये क्लियर है कि अगर एक बाप फौत होता है तो पहले मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस आने से पहले उसका अगर कोई बच्चा उससे पहले फौत हो गया है, इवन वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, तो उनको भी विरासत से महरूम किया जाता था। लेकिन अब मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1960 के बाद जो है वो उसके जो बच्चे हैं उस मरने वाले के, वो अपने दादा या नाना से उसी तरह से विरासत क्लेम करते हैं जिस तरह से उनका बाप या माँ उनकी जो विरासत क्लेम कर सकती थी, उनको उसी तरह से विरासत मिलती है। और ये ठीक बात है, जो मैं समझता हूँ कि एक ठीक बात है। लेकिन अगर एक भाई फौत होता है, लावल्द फौत हो जाता है और उसकी कोई औलाद नहीं है, तो उसकी जो विरासत होगी, उसकी अगर बेवा है तो 1/4 हिस्सा तो वो ले जाएगी। अगर उसकी कोई बेवा है तो, एक से ज़्यादा बेवा है तो वो 1/4 हिस्सा को फर्दर वो अपने आप में वो डिस्पर्स कर लेंगी। लेकिन जो रिमेंडिंग हिस्सा होगा उसमें क्या होगा, अगर उसका कोई भाई जिसकी औलाद भी है और वो उससे पहले फौत हो गया है तो वो बिल्कुल महरूम हो जाएगा विरासत से, उसको विरासत नहीं मिलेगी, बशर्ते कि उसके बाद कोई उसका भाई ज़िंदा हो। अगर तमाम भाई पहले फौत हो गए हैं या कोई फौत हो गए हैं या कोई बाद में रह गए हैं, तो जो बाद में रह गए हैं उनको विरासत मिलेगी। अब अगर उसके साथ उसकी बहनें भी कोई रहती हैं तो उनको भी उसी तनासुब से हिस्सा मिलेगा जिस तरह वो अपने बाप की विरासत में से क्लेम करती हैं। मसलन कि अगर भाई को 2 मरले हिस्से में आती है भाई से, तो बहन को 1 मरला आएगी, मतलब कि उसका 50% जो है वो भाई से वो इनहेरिटेंस जो है वो क्लेम करेगी। लेकिन अगर ऐसा है कि एक शख्स के जो है वो भाई ज़िंदा ही नहीं है, बाकी ईमानदार सिर्फ बहनें ज़िंदा हैं, तो क्या वो सारी विरासत बहनें ही ले जाएंगी? नहीं। अब ऐसा होगा कि 1/2 हिस्सा जो होगा, अब पहले तो जो है वो एक भाई से कम होकर हाफ लेती थी, अब वो होगी फुल हिस्सा चार्ज करेगी। अब वो हाफ वो क्लेम करेगी, जो बकिया हिस्सा होगा वो अगर कोई पहले भाई फौत हो गया है, उसके बच्चे हैं और वो उस अपने भाई से पहले फौत हो गया लेकिन उसके बच्चे हैं, तो वो अपने बाप की जगह पर वो क्लेम करेंगे, लेकिन वो उतना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते कि जितना अगर उनका बाप ज़िंदा होता तो उसको मिलता। अब क्या एक शख्स जो लावल फौत हुआ है या वो इवन बच्चों के साथ फौत हुआ है, तो उसके जो पेरेंट्स है उसको भी कोई हिस्सा जाएगा? हाँ। उनके वालदैन में से भी कोई अगर ज़िंदा है या वालदैन में है तो उनको 1/6 हिस्सा जाएगा, मतलब टोटल का 1/6 हिस्सा उनको जाएगा। तो अगर सिर्फ भाई हैं तो भाइयों को जो है वो अकॉर्डिंगली जो बकिया ज़िंदा हैं वो उनको हिस्सा जाएगा। लेकिन अगर कोई उससे पहले उसका भाई फौत हो गया है, इवन के 3 भाई उससे पहले फौत हो गए हैं और एक ही बाकी बचता है, तो वो एक ही को उसकी विरासत मिलेगी। जो पीछे पहले फौत हो गए हैं उनके जो अगर बच्चे भी हैं तो वो भी विरासत से महरूम हो जाए।